बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सार्क। सार्क को SAARC, ठीक है जी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है जी। अच्छा जी। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मशाल राह जो है वो EU है, यूरोपीय यूनियन है। क्योंकि जब 1990s में जब वो यूरोपीय यूनियन बनी थी तो वो देवर प्रोग्रेसिंग वेरी मच, ठीक है। तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जो मुल्कों ने देखा कि यूरोपीय यूनियन जो है ना वो तरक्की कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हमारी कंट्रीज़ के दरमियान, हमारे इस एरिया के दरमियान भी एक किस्म की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमें बेनिफिट दे। और जो यूरोपीय यूनियन जिस तरह वो ट्रेड कर रहे थे, तो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ थी उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो पूरे इस एशिया को, जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं उनके लिए बेनिफिट हो। अच्छा जी, अब देखते हैं कि सार्क SAARC में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है जी। तो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जब हम इसको कंट्रीज़ की बेस पे वो करते हैं कौन कौन से मुल्क इसमें आते हैं, तो सबसे जो दरमियान में सबसे बड़ा मुल्क है वो है इंडिया। इंडिया को आपने सेंटर मानना है, ठीक है जी। इंडिया के इस तरह आपने सेंटर मानना है और इस तरह आपने चलते आना है। इंडिया के दरमियान इस वेस्ट साइड पे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, इस यहाँ पर नेपाल, यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका, और यहाँ ये मालदीव्स, ठीक है। तो इंडिया को आपने फोकल पॉइंट मानना है, सेंटर पॉइंट मानना है, ठीक है जी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स, ये टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई? इंडिया 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5, श्रीलंका 6 और मालदीव्स 7 कंट्रीज़ जो टोटल थी सार्क में, स्टार्टिंग में ओरिजिनल मेंबर्स जो थे, ठीक है जी। अच्छा, जो इंडिया जब सार्क बनने लगी थी तो ना, अच्छा पहले हम देखते हैं कि इसका आइडिया किसने दिया था। जनरल ज़ियाउर रहमान ने, जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था उस वक्त 1980 में, उन्होंने इसका आइडिया दिया था, ठीक है, कि सार्क को बनना चाहिए। उसके बाद 1985 में इशात मोहम्मद, जो उस वक्त का प्रेसिडेंट बना था, उसने उसकी कोशिश की और फाइनल उसने बनाया था इसको 1985 के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउर रहमान जो बांग्लादेश का था 1980 में, उसने इसका आइडिया दिया था जनरल ज़ियाउर रहमान ने, ठीक है जी। जनरल ज़ियाउर रहमान ने इसका आइडिया दिया था और 1985 में इशात मोहम्मद, उसने फाइनली इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अच्छा जी, 1985 के अंदर इसको बना दिया गया था। अच्छा, अब जब ये सार्क बनी थी तो सबसे पहले इंडिया ने इसको रजिस्ट किया था कि इसको सार्क को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ अपने फेयर थे। वो इंडिया समझती थी कि अदर कंट्रीज़ जो हैं वो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। दे वुड, और दीज कंट्रीज़ वुड रैली अप अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया ने रजिस्ट किया था और पाकिस्तान ने भी रजिस्ट किया था। पाकिस्तान ने क्या कहा था, पाकिस्तान का जो फेयर था कि फेयर वाज इंडिया वुड गैंग अप ऑल दीज कंट्रीज़ अगेंस्ट इट एंड वुड रैली अप एंड वुड ट्राई टू आइसोलेट पाकिस्तान, ठीक है। कि पाकिस्तान का ये फेयर था कि ये जो इंडिया है ये मुख्तलिफ, ये जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये छोटी कंट्रीज, इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, इस खित्ते में साउथ एशिया में आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। और बाद में ये साबित भी हुआ कि 2016 में
कि इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक आइसोलेट करने की कोशिश की और वो इंडिया काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था 2016 के अंदर। ठीक है, तो इंडिया का ये था फेयर था और पाकिस्तान का ये फेयर था। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब देखते हैं कि इसके टोटल ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो टोटल मेंबर्स हमने देखा कि 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं इसके कौन कौन से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी, तो 7 मेंबर्स हैं इसके। और लेकिन आज जो है ना, अब 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हो गए हैं। अब 8 मेंबर्स, नया मेंबर्स कौन सा शामिल हुआ? अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है वो 2007 में यहाँ पे सार्क में शामिल किया गया। हालांकि अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ एशिया में नहीं आता, लेकिन वो सेंट्रल एशिया में आता है। लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट था कि इंडिया चाहता था कि अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, और इससे पहले 2005 के अंदर जो समिट हो रहा था, ठीक है, उसमें जो सार्क के जो मेंबर थे उनको फाइनलाइज कर दिया गया था। फाइनलाइज के जो अब सार्क के मेंबर्स होंगे वो 7 ही होंगे ओनली। ठीक है, लेकिन 2007 के अंदर फिर अफ़गानिस्तान को इसमें ज्वाइन कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। इंडिया का इंटरेस्ट था कि वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं। इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, वो मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि चाइना को वो ऐड करें सार्क के अंदर। चाइना को, पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट था। इंडिया ने अफ़गानिस्तान को ऐड करवा दिया और चाइना जो है, पाकिस्तान चाहता था कि इसको ऐड करे सार्क के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि अब कितने मेंबर्स हो गए उसके। 8 मेंबर्स हो गए ओरिजिनल्स। अब 8 मेंबर्स सार्क के हो गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ऑब्जर्विंग कंट्रीज़, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऑब्जर्विंग कंट्रीज़, ऑब्जर्विंग कंट्रीज़, ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ का मतलब ये है कि जो इनके सार्क को जो इजलास हो रहा था, इनको ऑब्ज़र्व करती हैं, इनको बैठ के देखती हैं। ठीक है, उन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं ऑब्ज़र्विंग कंट्रीज़। और वो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं, लेकिन जो ऑब्ज़र्विंग कंट्रीज़ हैं वो 9 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, ऑब्ज़र्विंग कंट्रीज़ में जो EU, यूरोप, उसके बाद USA, ये 2 इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्विंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। मतलब है कि इसकी जो है, एक वो कहते हैं ना कि जो पायदार है जान है, वो अब अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यूरोप और USA जो है ना वो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमारे सार्क के इजलास होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है पहला इजलास वो 7 और 8 दिसंबर के अंदर, 7 और 8 दिसंबर 1985 में कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के अंदर हुआ था इसका पहला समिट। समिट बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ जो हेड्स होते हैं वो आपस में मिल के जो है ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, समिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं समिट। ठीक है जी। तो पहला समिट जो हुआ था वो 1985 के अंदर 7 और 8 दिसंबर में बांग्लादेश के अंदर हुआ था। ठीक है जी। अब तक इसके टोटल जो है ना वो कितने समिट हो चुके हैं? 2014 के अंदर देखते हैं कि अफ़गानिस्तान बिकेम मेंबर्स ऑफ सार्क इन 2007 और जो ये समिट हो रहा था वो 14 समिट था सार्क का। ये बात आपने याद रखनी है।
ठीक है। जो 14 समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। फर्स्ट समिट जो था वो बांग्लादेश में हुआ था, और जो 14 समिट है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान को ज्वाइन किया गया, अफ़गानिस्तान ज्वाइन हुआ था, वो कहाँ हो रहा था? वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है इसकी, ठीक है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो नेपाल के अंदर है। नेपाल का जो हेड कैपिटल है, इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। और नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जो सार्क का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। और नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है, ठीक है जी। और इसके बाद आपने इसका करंट जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। जो जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, वो कौन सा है? वो है इसाला रुवान, ठीक है। इसाला रुवान जो कि श्रीलंका का है, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। इसाला रुवान जो इसका करंट जो जनरल सेक्रेटरी है वो 2020 के अंदर बना था, सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि 2004 के अंदर साफ्टा, ठीक है, साफ्टा बनाई गई थी। SAFTA, साफ्टा, FTA, ठीक है जी। 2004 के अंदर साफ्टा बनाई गई थी कि जिसे बोलते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इन ममालिक ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया 2004 के अंदर। उसमें क्या था कि देयर विल बी नो कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कि जो है पूरे कंट्रीज जो है ना वो आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, देयर विल बी नो कस्टम ड्यूटीज़। लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो कुछ अपने ओरिजिनल फेयर्स थे, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ अपने ओरिजिनल फेयर्स थे कि पाकिस्तान ये समझता था कि जो इंडिया के साथ हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, जब तक आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको हल नहीं किया जाता तब तक देयर विल बी नो प्रोग्रेस इन द फ्री ट्रेड एरिया। लाइक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे वाटर इश्यूज़ है, कश्मीर इश्यूज़ है, और कल्चर जो इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जो अफ़गानिस्तान क्या चाहता था? अफ़गानिस्तान ये कहता था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो टेररिज्म बढ़ गई है, और वो इम्पोज़ करता था। ये टेररिज्म जो है ना पाकिस्तान की तरफ से आई है, पाकिस्तान ने इम्पोज़ की है, और ठीक है। इस तरह से इनके अपने जो है कॉमन जो थ्रेट्स हैं, कॉमन जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग थे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको जो है फ्री ट्रेड एरिया इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका जो सार्क जो है, ठीक है। तो 2004 के अंदर एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एक ट्रेड बनाया गया था पूरे कंट्रीज़ के दरमियान के ये आपस में आएँ और मिलकर एक ट्रेड करें, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ये कामयाब नहीं हो सका जो साफ्टा बनाया गया था, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी फेल्यूर क्या है, क्यों ये कामयाब नहीं हो सकी जो सार्क है। इसकी फेल्यूर देखते हैं। फेल्यूर ऑफ सार्क, कि सार्क जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं है। हालांकि 1/5 जो है परसेंट पॉपुलेशन है वो सार्क में रहती है, ठीक है। मतलब ये है कि 20% जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो कहाँ पे रहती है? इस साउथ एशिया जो रीजन है, ठीक है, इसमें रहती है। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी जो परसेंटेज है वो कहाँ पे रहती है? सार्क जो साउथ एशिया एसोसिएशन है। अगर ये सारे कंट्रीज़ जो है ना वो मिल जाएं और इकट्ठे इनका इख्तलाफ ख़त्म हो जाए, जो इनके इश्यूज़ हैं उनको हम दूर कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो
एक मशाल राह बन सकती है ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज़ के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए, जैसे यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेटो हो गया, आसियान हो गया। ठीक है जी। तो इनकी जो कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं वो अलग से हैं। वो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है ना वो उसको पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो छोटे कंट्रीज़ हैं और वो दे वुड रैली अप अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। ठीक है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को ये ख़तरा लाक है कि जो है इंडिया जो है ना वो बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ मिलकर गैंग अप कर लेगा और पाकिस्तान को जो है ना वो खित्ते में आइसोलेट कर देगा। ठीक है। और जो नेपाल और भूटान वो तो छोटे से इलाके हैं ना। ठीक है। तो उन पर तो इंडिया का बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो कमांड है, वो कंट्रोल है, वो चलता है। ठीक है। उसके बाद जो है ना अफ़गानिस्तान वो शुरू से ही इसका इंडिया का फ्रेंड रहा है, इलाई रहा है। तो इस वजह से कुछ इनके जो कॉमन थ्रेड्स हैं, जो कल्चरल डिफरेंस है, उनकी बेस पे जो है ना वो ये आगे ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो जो है ना इश्यूज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर ये सार कामयाब नहीं हो सकी। पहला इश्यूज़ है इंडो पाक राइवलरी Indo-Pak rivalry on outstanding issues। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं? ऐसे इश्यूज़ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, उनको रिज़ॉल्व करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है। छोटे मोटे इश्यूज़ तो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ जो होते हैं वो रिज़ॉल्व नहीं होते। जैसे हमारा वाटर का इश्यूज़ है, वाटर इश्यूज़ है हमारा। उसके बाद कश्मीर इश्यूज़ है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। ठीक है। उसके बाद कल्चर जो इश्यूज़ हैं हमारे। ठीक है जी। तो ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जो इंडो और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा एक राइवलरी रहे हैं। ठीक है। जब तक इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ही हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कामयाब नहीं हो सकेगी। जैसे सार्क हो गया। ठीक है। ये कामयाब नहीं हो सकेगी। तो बेस तो अच्छा यही है कि इन जो इश्यूज़ हैं इनको रिज़ॉल्व करना चाहिए पहले, तब जाके हमारी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जाके कामयाब होंगी। सेकंड जो इश्यूज़ है वो क्या है? वो कल्चर डिफरेंस है। ठीक है जी। कल्चर डिफरेंस। अब कल्चर क्या है कि इंडिया का अपना कल्चर है, पाकिस्तान का अपना कल्चर है, बांग्लादेश का अपना कल्चर है, अफ़गानिस्तान चाहता है कि पूरे जो है ना कंट्री खित्ते में इस्लाम का कानून हो। इंडिया चाहता है कि वो उनका जो अपना मज़हब है वो हो। पाकिस्तान भी चाहता है कि थोड़ा बहुत इस्लाम का हो। ठीक है। तो हर कंट्रीज़ का जो है ना वो अपने अपने कल्चरल डिफरेंस हैं, उनके अपने रहने के स्टाइल हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर ये कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखते हैं absence ऑफ कॉमन थ्रेट। absence ऑफ कॉमन थ्रेट। अब कॉमन थ्रेट क्या है कि अब सारी जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ही थ्रेट होना चाहिए, ना कि हर कंट्रीज़ का अपना अपना थ्रेट होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का अपना थ्रेट है, इंडिया का अपना थ्रेट है, श्रीलंका का अपना थ्रेट है, और उसके बाद बांग्लादेश का अपना थ्रेट है, और जो है ना अफ़गानिस्तान है उसका अपना थ्रेट है। उन सब का जो है ना कॉमन थ्रेट वो एक नहीं है। ठीक है। तो जिसकी बेस के ऊपर ये फेल हुई है, जो हमारी सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो जो अब्सेंस ऑफ कॉमन थ्रेट है, जो मेन इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही है। उसके बाद जी देखते हैं कि नंबर 4 पे कौन सा थ्रेट है? अब्सेंस ऑफ ट्रेड कम्प्लीमेंट्री। अब्सेंस ऑफ ट्रेड कम्प्लीमेंट्री। अब ट्रेड कम्प्लीमेंट्री में क्या है कि जो है ना पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उनको करना तो ये चाहिए था ना कि वो अगर पाकिस्तान कपास उगाता है तो इंडिया को चाहिए था वो कुछ चावल उगाए। ठीक है। और बांग्लादेश को चाहिए था वो कुछ और फसल उगाए। ठीक है। तो जिसके बेस पे वो आपस में ट्रेड कर सकें। लेकिन क्या है कि जो है ना इनका जो जो अब्सेंस ऑफ ट्रेड कम्प्लीमेंट्री है वो
यहाँ पे है। यानी कि एक दूसरे को इनकी ट्रेड को कम्प्लीमेंट करने की बजाय ये एक जैसी फसलें उगाते हैं जिनकी बेस के ऊपर ये आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये एक मेन इश्यूज़ है जो सार्क की फेलियर का बायस बना। उसके बाद है नंबर 5 पे कि ओरिजिनल फेयर ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के कुछ ओरिजिनल फेयर्स हैं, ठीक है, जिनकी बेस के ऊपर ये फेल हुई है सार्क। ठीक है, अब पाकिस्तान चाहता है कि पहले कश्मीर जो इंडिया के साथ है वो कश्मीर इश्यूज़ इनको हल किया जाए। उसके बाद जो है ना उनका पानी का जो वाटर इश्यूज़ है उनको हल किया जाए। उसके बाद कल्चर जो इनके जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ चलते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, उनको पहले हल किया जाए। उसके बाद ही जाके ये कुछ पेशरफ्त करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो सार्क की फेलियर का बायस बने। ठीक है, ये बेसिकली इंटरव्यू में कभी कभी इस तरह पूछ लेते हैं कि सार्क जो है ना वो क्यों इसके फेल हुई, इतनी ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हो सकी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं कि इंडो पाक राइवलरी हो गया, कल्चर डिफरेंस हो गया, अब्सेंस ऑफ कॉमन थ्रेट एलिमेंट हो गया, अब्सेंस ऑफ ट्रेड कम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, ओरिजिनल फेयर ऑफ पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को जो ओरिजिनल फेयर है उसकी बेस के ऊपर ये सार्क जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो सार्क के वाले से हमने देखी। ठीक है जी, होप सो कि आपको समझ आ गई हो। अगर कुछ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।